नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज के तहत हम आपको दो वीडियो पहले दे चुके हैं जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है और 1773 से लेकर 1853 तक के सारे एक्ट के बारे में आपको बताया है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप एक क्रमवार अध्ययन सही से कर सकें। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। देखिए आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे आपका किस किस की, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। फिर आपका आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, ये सारे एक्टों के बारे में आज हम देखेंगे, सारे अधिनियम को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 की। देखिए दोस्तों, पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मैं इन संवैधानिक इतिहास को दो भागों में बांटते हुए चलूंगा। 1773 से लेकर 1853 तक के सारे एक्ट जिस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करा करती थी, और उसके बाद हम बात करेंगे 1858 के बाद के एक्ट। ऐसा क्यों, रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 1858 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता था, लेकिन 1858 के बाद भारत का शासन किसके अधीन चले गया? ताज के अधीन चले गया, ब्रिटेन की रानी के अधीन चले गया। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं 1858 के भारतीय शासन अधिनियम की। देखिए आप सबको पता होगा कि 1857 में भारत में पहली क्रांति हुई थी, और जब 1857 का विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, इसके बाद ब्रिटेन में जो सत्ता थी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी और ब्रिटेन का जो क्राउन था, ताज था, तो उनके अंदर ये डर बैठने लगा, ये भय बैठने लगा कि भारत में दोबारा से कहीं ऐसी क्रांति ना हो जाए और भारत का शासन इंग्लैंड के हाथों से चला ना जाए। इसके तहत क्या करा गया, रानी ने, ताज ने भारत के शासन को सीधे क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको इसी विषय में देखने को मिलता है कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चले गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत जगह आपको सुनने को मिलता है ताज का शासन सीधे ताज के अधीन चले गया। तो यहां पर कुछ बच्चे सोचते हैं, जब बात होती है ताज के द्वारा शासन किया गया, क्राउन के तहत शासन किया गया, तो बच्चे यहां पर सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रानी का शासन रहता होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ली गई हैं। तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, हमने जो ब्रिटेन इंग्लैंड से हमारा प्रभाव पड़ा है हमारी संसदीय व्यवस्था में, तो जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति आपका नाम मात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, उसी प्रकार क्या था, देखिए ताज का शासन कहने का मतलब कि रानी है जो नाम मात्र की प्रधान है, और नीचे जो पार्लियामेंट होती, जो संसद होती थी, वो भी ताज के अधीन ही आता था, जो काम करता था, जो क्या होता था, कार्यकारी प्रधान रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर आपको ताज का शासन देखने का मतलब मिलेगा, तो आप मान के चलिएगा कि यहां पर रानी के साथ साथ किसकी बात हो रही है, वहां की संसद की बात भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप आंसर देंगे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है 1858 को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 1757 के बाद क्या हुआ था, रानी ने अपने अधीन ले लिया था, और अब शासन किसका होने लगा भारत पे, आपका ताज का शासन होने लगा। डायरेक्ट इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की संसद भारत पर राज करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके अधिकार समाप्त कर लिए गए। तो पहला पॉइंट हमारा इसी बात को कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। यानी कि जितनी भी शक्तियां थी अब किसके पास चली गई, ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। दूसरी बात हम कहते हैं कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चले गया। और सबसे मेन पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और आप यहां पर दिमाग में बैठा लीजिए, अब भारत का वायसराय कौन होगा, भारत के वायसराय का दायित्व क्या होगा? तो देखिए भारत का वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि
होगा। यानी कि ब्रिटिश का जो ताज है, ब्रिटिश की जो सरकार है, उसका प्रतिनिधि कहलाएगा कौन? अब भारत का वायसराय। जो आज तक मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब वो गवर्नर जनरल क्या बन गया है? वायसराय बन गया है। इसी से क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो आप आंसर देंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर क्या करा गया? भारत राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होते थे। अब क्या करा गया? देखिए, पहले तो जरूरत इसलिए थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो उसके शासन पे नियंत्रण बनाने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। तो अब क्या करा जाएगा? अब क्या करा जाएगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपना क्या भेजेगी? एक दूत भेजेगी, अपना एक प्रतिनिधि भेजेगी, और उसको क्या कहा जाता था? आपका भारत राज्य सचिव यानी कि भारत का सचिव कहा जाता था। यहां पर कुछ चीज को समझिए, देखिए क्या होता था। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वो वायसराय और सचिव, क्या कंफ्यूजन ये है कि वायसराय और सचिव दोनों को एक ही समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपने दिमाग से हटा दीजिए। वायसराय एक अलग पद होता था और सचिव एक अलग पद होता था। किस प्रकार? देखिए, वायसराय की अपनी एक परिषद होती थी और ये परिषद किसके नियंत्रण में रहती थी? वायसराय के नियंत्रण में रहती थी। यानी कि वायसराय की परिषद किसको रिपोर्ट करेगी? वायसराय को रिपोर्ट करेगी। और वायसराय किसको रिपोर्ट करेगा? भारत के सचिव को रिपोर्ट करेगा। यानी कि वायसराय से बड़ा पद होता था भारत का सचिव। और जो सचिवालय होता था, यानी कि सचिव का जो मुख्यालय, जो ऑफिस होता था, वो सचिवालय कहां होता था आपका? वो होता था इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर भारत का सचिव बनाना है तो उसके लिए किस व्यक्ति को चुना जाता था? तो आप याद रख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो सदस्य होगा वो भारत का क्या बनता था? सचिव बनता था। देखिए यहां पर लिखा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत सचिव का पद प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस समय पर क्या रहेगा? वहां का कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था जो भारत का सचिव बनता था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी किसकी? 1858 के एक्ट की, जिसके तहत क्या कराया गया? भारत में सीधे इंग्लैंड की सरकार का सीधे ताज का शासन देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। देखिए दोस्तों, एक बात को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि हमने पीछे 1858 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद के देखिए 1861 का एक्ट, 1982 का एक्ट और आपका 1909 का एक्ट। इन तीन एक्टों को पढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी चाहिए। देखिए 1857 में एक महान क्रांति हुई थी आपका, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होने लगा कि भारत में अगर हमें शासन चलाना है, अगर हमें भारत में अपनी पकड़ कायम रखनी है, तो हमें किसका सहयोग चाहिए? हमें जनता का सहयोग चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको राज करना होता है, शासन करना होता है, तो आपको वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट लेना आवश्यक होता है। तो इसी सहयोग की नीति के चलते, जनता का सहयोग लेने के लिए इन्होंने क्या करा? एक सहयोग की नीति बनाई, सहयोग की पॉलिसी बनाई। और इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 3 एक्ट यानी कि 3 अधिनियम पारित किए। पहला आपका 1861, दूसरा 1892 और तीसरा 1903। तो दोस्तों, इस बात को देखिए, समझते हुए चलिए कि 3 एक्ट ऐसे हैं जो ब्रिटिश संसद ने सहयोग की नीति के तहत पारित किए गए थे। तो उसमें हम पहले बात करेंगे आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखिए चलते हैं उसकी ओर को चलते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। कहने का मतलब ये कि आपके लिए, एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ये एक्ट है। देखिए, दूसरा फैक्ट यहां पर देखने को मिलता है कि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, तो आप आंसर देंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपका भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। अब आगे चलते हैं और इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, 1861 का जो एक्ट है, इसमें काफी सारी वो चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने
आप लोगों को बोला था कि जितने भी हम 1773 के बाद हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इन एक्ट को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे वर्तमान संविधान में इन एक्टों का प्रभाव देखा गया है। कुछ ना कुछ हमारी चीजें जो हमारे संविधान में रखी गई हैं वो इन्हीं एक्टों से निकलकर आई हैं। तो देखिए, आप समझते हुए चलिएगा, लिंक जोड़ते हुए चलिएगा किस प्रकार से चीजें हमारे वर्तमान संविधान में इन एक्टों से ली गई हैं। देखिए, आगे इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने मेरे पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, क्योंकि कार्यकारी परिषद के विषय में मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिए, यहां पर एक फैक्ट है कि 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ज्यादा कुछ यहां से एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, खाली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे चलिए, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6, याद रखिएगा, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, ठीक है, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। देखिए दोस्तों, कहता क्या है, बोलता है कि वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी कि वायसराय क्या कर सकता है, 6 से लेकर 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। मैंने आपसे बोला था हमारे वर्तमान संविधान में इन एक्टों का प्रभाव पड़ा है, और आज की डेट में आप वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे पास जो राष्ट्रपति है, जो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट यानी कि मनोनीत कर सकते हैं, सेम जैसे यहां पर 6 से 12 सदस्यों के बारे में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहां से हमें क्या चीज देखने को मिलती है, आपको यहां से याद क्या रखना है। देखिए, इतना बड़ा जब बच्चा फैक्ट देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भ्रम पैदा होता है, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1861 के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। इसके नीचे का फैक्ट देखिए, जहां मैं स्टार बना रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला यहां पर किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। कहने का मतलब यह कि जितने भी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे वायसराय के द्वारा अपनी विधान परिषद में, तो उनके पास कितनी पावर होगी, सिर्फ वो क्या करेंगे, जब कानून का निर्माण होगा, विधि निर्माण मतलब जब कोई कानून बनाया जाएगा तो उस कानून में वो शामिल हो सकते हैं, उस कानून को बनाने में शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा उनके पास कोई भी पावर उनको नहीं दी गई थी। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई। तो आप आंसर देंगे 1861 के एक्ट के तहत। देखिए, दूसरा फैक्ट यहीं पे इसी के विषय में बात करता है। दूसरा फैक्ट कहता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किया था। मैं फिर से यहां पर एक स्टार बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। समझ में आया दोस्तों? तो यहां से कुछ क्वेश्चन निकल के आए। आगे बढ़िए। देखिए, इसके बाद यह बोला गया है वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं पीछे। दूसरी बात यह करता है कि राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण का कार्य करती थी जो भी इसकी परिषद होती थी। अब यहां पर बात यह उठती है कि सर एग्जाम की दृष्टि से यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो आप यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए इस अध्यादेश को। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना सा आप याद रखिए कि वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान हो गया था। इससे पहले क्या था, इससे पहले वायसराय को अपने परिषद से कहीं ना कहीं सलाह लेनी पड़ती थी, उनसे परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। लेकिन यहां पर क्या था, वायसराय को विशेष स्थितियों में, विशेष एक आपात स्थितियों में एक विशेष अधिकार दिया गया कि भैया आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बात यहां निकली कि भैया अध्यादेश होता क्या है। देखिए, अध्यादेश जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश क्या है, जब हमें किसी विषय में कोई कानून बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं और वो विषय एक कानून के रूप में बन जाता है। सेम आज की डेट में वर्तमान समय में आर्टिकल 123, कौन सा आर्टिकल 123, 123 हमारे देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और ये अध्यादेश कब तक रहता था आपका, सिर्फ 6 महीने तक कानून की तरफ, एक तरफ से कानून के रूप में कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए, यहां पर यह कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। अब देखिए, यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या, पहली बात है समझिए, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया किसने था। तो देखिए 1859 में 1859 में
कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही क्या बनाया गया था, पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि समविभागीय प्रणाली बनाई गई थी, जिसको यहां पर लागू कर दिया गया था। अब बात निकलती है पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या। देखिए पोर्टफोलियो शब्द का मैं आपको मतलब समझाऊं तो मतलब एक सरल भाषा में समझते हैं कि एक बकेट, एक जगह जहां पर हम बहुत सारा निवेश कर दें। लेकिन हम राजनीति के विषय में देखेंगे, इस एक्ट के विषय में इसको समझेंगे तो देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब था क्या। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। यानी कि वायसराय की परिषद का कोई भी एक सदस्य आपका एक या एक से अधिक विभागों का हेड बनाया जा सकता था। इसी को आप क्या कहते थे, आपका समविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम। आगे बढ़िए, देखिए इस अधिनियम, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करी। आप याद करिए, पुराने वीडियो में जाइए, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखा उस वीडियो में, पुराने वीडियो में जाकर देखिए। मैंने जब आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि भैया मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी से क्या ले ली गई थी, उनकी शक्ति ले ली गई थी और उनको किनके अंडर कर दिया गया था, आपके बंगाल के अंदर कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी की शक्ति लेकर। और यहां पर देखिए क्या हुआ था, जो शक्ति 1773 में ले ली गई थी वो शक्ति आपका 1861 में वापस कर दी गई। और वहां पर क्या हुआ था देखिए, तो इस प्रकार होगा क्या, अगर 1773 में शक्ति ले ली गई और 1861 में वापस कर दी गई तो इसका निष्कर्ष क्या निकला। देखिए इसका निष्कर्ष ये निकला कि इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट कर रख दिया, उसे उल्टा करके रख दिया और अब कौन सी प्रवृत्ति शुरू होगी, विकेंद्रीकरण की। यानी कि आपका प्रशासन के हर एक पहलू में स्टेप टू स्टेप क्या करना है, अपने बंदे बैठा के रखना है। हर जो भी आपका क्या है, आपका एक स्तर पर, अलग अलग स्तर पर अलग अलग शक्ति प्रदान कर देना। केंद्रीकरण मतलब कि किसी एक के हाथ में शक्ति रहना। तो देखिए 1773 में केंद्रीकरण हुआ था और 1861 में आपको क्या देखने को मिला, विकेंद्रीकरण देखने को मिला। और देखिए दोस्तों यहीं से ही क्वेश्चन वो घुमाकर आपसे पूछता है और आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द आप अपने रिवीजन के टाइम में और जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप ऐसे शब्दों को क्या करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन जब वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण जैसे शब्द उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में, कहां कहां, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862 यानी कि 1862 में कहां, 1862 में आपका बंगाल में, 1866 1866 में कहां, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और 1897 में कहां, पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया था। तो यहां पर देखिए क्या बात समझ में आई, यहां पर हमें यह बात समझ में आ रही है कि भैया अब कहीं ना कहीं राजनीति में, कहीं ना कहीं सरकार में, हमारे वहां भारत में किसका प्रवेश हो रहा है, भारतीयों का प्रवेश हो रहा है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 की। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें आप स्टार बना लीजिए और उसको ध्यान रख लीजिएगा कि इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था आपका निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होना। निर्वाचन पद्धति कहने का मतलब है कि इलेक्शन जो आपका पैटर्न होता है उसकी शुरुआत होना, इसका क्या है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। देखिए हालांकि लेकिन इसमें जो ये एक्ट था यहाँ पर कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। निर्वाचन पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी लेकिन निर्वाचन शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया था। और निर्वाचन की पद्धति कैसी थी, निर्वाचन की पद्धति आपकी अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट पद्धति यहाँ पर अपनाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जब आगे चलकर हम पढ़ेंगे आपका क्या पार्लियामेंट पढ़ेंगे सॉरी विधायिका वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं और आपका डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा फैक्ट ये बोलता है कि इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करके क्या हुआ, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई और उनको बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी क्या कर दिया गया, अधिकृत कर दिया गया। सिंपल सा समझिए, दो शक्तियां इनकी बढ़ाई गई। पहली बात यह कि विधान परिषद अब क्या कर सकती थी, बजट के मामले में बहस कर सकती थी, अपने विचार प्रकट कर सकती थी। और दूसरा अधिकार क्या था उसके पास, जो कार्यपालिका थी उनसे प्रश्न उत्तर का उनको अधिकार दे दिया गया था। यह हम किसकी बात करते हैं, आपका एक्ट 1892। अब आगे चलिए देखिए। अच्छा तो दोस्तों बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है भारत का
1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार, या मार्ले मिंटो सुधार। मैंने आपको पीछे बोला था 1857 की क्रांति के बाद सहयोग की नीति के तहत 3 एक्ट आए। तीसरा एक्ट कौन सा आपका 1909। तो देखिए क्या लिखा है यहां पर, मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको क्यों मार्ले मिंटो सुधार कहा, काफी बच्चों को यहां पर क्या होता है, डाउट होता है, काफी सोचने लायक चीज है कि भैया इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। तो थोड़ा पीछे चलिए और एक चीज याद करिए, मैंने आपको पीछे बताया था 1858 के एक्ट में कि भाई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड को हटाकर क्या कर दिया गया था, आपका एक नया पद निकाला गया था जिसको आप क्या कहते हैं, भारत का राज्य सचिव। तो देखिए दोस्तों, मार्ले और मिंटो दिख रहा है कि किन्हीं व्यक्तियों के नाम हैं। तो देखिए ये कौन थे, जो मार्ले था उस समय पे वह भारत का सचिव था, पीछे मैं आपको बता चुका हूं इसके विषय में, सचिव के विषय में। और जो मिंटो था, वो मिंटो कौन था, भारत का वायसराय था। तो देखिए जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1909 में भारत का सचिव कौन था या 1909 में भारत का वायसराय कौन था। तो आप याद रखिएगा 1909 में भारत का वायसराय था मिंटो और सचिव था भारत का मार्ले, तभी इसको क्या नाम दिया गया है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, काफी सारे फैक्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक फैक्ट आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना है। उस फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं यहां पर स्टार बना देता हूं, और वो फैक्ट कहता है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि जो मुस्लिम समुदाय था उस मुस्लिम समुदाय को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी, यानी कि एक जनसंख्या में, किसकी जनसंख्या, मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की उस जनसंख्या में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो सिर्फ कौन खड़ा हो सकता है आपका चुनाव में, मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है। और उस प्रत्याशी को वोट कौन देगा, उस प्रत्याशी को वोट कौन देंगे, सिर्फ मुस्लिम मतदाता, यानी कि प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा और वोट देने वाले मतदाता भी कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके विषय में डिटेल मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हिस्ट्री से संबंधित हैं, इनके विषय में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं किसकी सीरीज शुरू करूंगा, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इतिहास की सीरीज शुरू करूंगा। इसमें देखिए एक फैक्ट और देखने को मिलता है, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। और एक ऐसे सदस्य थे, ये थे आपके विधि सदस्य। विधि सदस्य मतलब कानून के ज्ञाता, विधि मतलब कानून और सदस्य मतलब ज्ञाता, यानी जो सदस्य ज्ञाता यानी कानून का जो ज्ञाता होगा उसको एक जगह दी जाती थी विधि सदस्य की। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे हम बात करेंगे किसकी, अब आपका भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, संविधान का जो विकास है, संविधान के विकास का जो सफर हम तय करते हुए आ रहे हैं, उस सफर में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और जल्दी संविधान की ओर को अग्रसर हैं, धीरे धीरे हम संविधान की ओर को अग्रसर हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो संविधान का जो विकास का जो सफर है उसमें भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें क्या क्या तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए बात करते हैं फिर से वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्यों कहा गया इसको, पीछे बता चुका हूं। जिस प्रकार मार्ले मिंटो के विषय मैंने आपको बताया, उसी प्रकार देखिए मॉन्टेग्यू क्या था उस समय, यहां पर भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था, यहां का वायसराय था। इस वजह से इसको क्या कहा गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। देखिए दोस्तों, 20 अगस्त 1917 को, कब, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन सरकार की स्थापना करना है। क्या है, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना, सरकार की स्थापना करना है। तो इसी के उद्देश्य से 1919 का एक्ट वो लोग लेकर आए। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये जो एक्ट है ये आया तो 1919 में है, लेकिन ये लागू कब होगा, ये लागू होगा आपका 1921 में। याद रख लीजिए इस फैक्ट को, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1919 का एक्ट कब लागू हुआ, आप आंसर देंगे 1921 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो पहले देखिए, इस संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, वो क्या है, वो ये है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि केंद्र की शक्तियां अलग कर दी गई और प्रांत की शक्तियां अलग कर दी गई। अब यहां पर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अभी तो राज्य बोलते हैं, लेकिन हम आजादी से पहले हमने काफी जगह देखा है कि प्रांतीय या प्रांत शब्द का यूज किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि राज्य और प्रांत शब्द में क्या अंतर होता है।
आजादी के बाद हम लोग राज्य शब्द का यूज कर रहे हैं और आजादी से पहले प्रांत शब्द का। देखिए, राज्य और प्रांत में एक चीज कॉमन नहीं होती है, एक चीज हमें अलग देखने को मिलती है कि राज्य जो है वो अपने अब डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन प्रांत जो होता है, प्रांत अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए हम आजादी के बाद राज्य कहते हैं और आजादी से पहले क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। आगे जहां पर भी प्रांतीय प्रांत शब्द आएगा तो अपने दिमाग में आप इस बात को क्लिक करके एकदम से ले आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर उन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और शक्ति का कहीं ना कहीं इनके बीच में बंटवारा कर दिया गया। दूसरी बात देखिए क्या कहता है यहां पर, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखिए हुआ क्या था, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भारत में भारतीय विधान परिषद थी। इसमें क्या करा गया, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था ले आई गई। द्विसदनीय मतलब कि दो सदन। अभी तक एक सदन देखने को मिला था भारतीय विधान परिषद, अब दो सदन देखने को मिले। जैसे वर्तमान समय में आपके भारत में संसद है, दो प्रकार के सदन है संसद में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे भारत में। तो यहां पर क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और इसके सदस्य जो थे, इनके सदस्यों का चयन किससे कराया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग यहां पर शुरू कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया और जो हमने पीछे पढ़ा था कि मुस्लिम समुदाय को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, अब इसके तहत क्या कराया गया, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, इनको भी क्या कर दिया गया, एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो है आपका कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैं आपका हिस्ट्री में कवर करूंगा, बार बार मैं आपको इस चीज को बताते जा रहा हूं ताकि क्या हो, आप लोग यहां पर बिल्कुल डाउट ना रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट आपका अधिनियम आएगा वो है आपका क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसको दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो दूंगा इसके लिए आपका, क्योंकि ये जो है सारे अधिनियमों में, सारे एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं वो है आपका भारत शासन अधिनियम। थोड़ा लंबा समय लगेगा वीडियो, अगर इसके साथ दे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको भारत शासन अधिनियम 1935 अलग से दूंगा। इसकी महत्वता, इसकी महत्वपूर्णता जानने के लिए एक ही बात समझ लीजिए कि हमारे संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, सबसे अधिक विषय वस्तु जो हमने लिए हैं अपने संविधान में, वो कहां से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा जल्द ही, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से पानी की तरह साफ करते हुए चलेंगे किसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट पक्का कर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहिए, पॉलिटी की सीरीज बिल्कुल बरकरार रहेगी और जल्दी हम आपको और जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं किसके, पॉलिटी के। जल्दी से जल्द हम पूरी सीरीज आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।